CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 9, शीर्षक मृदा, पृष्ठ 101 से 113 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 9, शीर्षक मृदा। पृष्ठ 101, पाठ 9, शीर्षक मृदा। मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। ये अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। 9.1 मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1 विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक समझिए, जैसा कि चित्र 9.1 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 101 पर चित्र 9.1 में मृदा से नमूने एकत्र करते हुए बच्चों का एक चित्र दिया हुआ है। इसके लिए आप हैंडलेस यानी आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों जैसे ही हैं? बूझों और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। ये वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए। यहाँ पृष्ठ 101 पर सारणी 9.1 दी गई है। यहाँ मृदा के उपयोग की एक सूची बनाई गई है। इस सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मृदा का स्रोत है, दूसरा पादप, तीसरा जंतु और चौथा कोई अन्य प्रेक्षण के लिए दिया गया है। मृदा के स्रोत हैं बगीचे की मृदा। पादप के विभाजन में लिखा हुआ है घास और रिक्त स्थान। जंतु के साथ दिया हुआ है चींटी, साथ ही रिक्त स्थान है। कोई अन्य प्रेक्षण वाला विभाजन फिलहाल खाली है। आपको प्रेक्षण यहां लिखने हैं। मृदा के स्रोत में अगला नाम है सड़क किनारे की मृदा। इसके बाद दिया हुआ है ऐसे स्थान की मृदा जहां निर्माण कार्य हो रहा हो। दिए गए 3 अन्य विभाजन खाली हैं। आपको मृदा के दिए गए स्रोत के मुताबिक इन्हें भरना है। पृष्ठ 102 पहेली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलिथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे? पॉलिथीन की थैलियां और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलिथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। बूझो कहता है, मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा है। 9.2 मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। ये जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप यहाँ दिए गए क्रियाकलाप को करें।
क्रियाकलाप 9.2 थोड़ी सी मृदा लीजिए। ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए जैसा कि चित्र 9.2 में दिया गया है। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पृष्ठ 102 पर चित्र 9.2 दिया गया है। ये चित्र अलग अलग दी गई मृदा की परतों का है। यहाँ एक गिलास में मृदा की अलग अलग परतें दी गई हैं। ये परतें हैं ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू और बजरी। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप यानी साइज के कणों की परतें समझ आ रही हैं? इन परतों को बताते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते समझ आ रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। पृष्ठ 103 मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं, जैसा कि चित्र 9.3 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 103 पर चित्र 9.3 दिया गया है जो कि मृदा परिच्छेदिका का है। इस चित्र में मृदा की अलग अलग परतें बताई गई हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। इन परतों में से सबसे पहली और निचली परत है आधार शैल। इसके बाद 3 अलग अलग संस्तर स्थितियां दी गई हैं, ए, बी और सी। सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ पौधे लगे हुए हैं। सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी या शीर्ष परत पर ही हमारा ध्यान जाता है, उसके नीचे वाली परतों पर नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को समझें या महसूस करें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी समझ में आएंगी। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी समझा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी पाया जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास या आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। ये परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहत यानी घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। 9.3
मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी यानी क्ले सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप यानी साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। पृष्ठ 104। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों यानी आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। क्रियाकलाप 9.3 मृण्मय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए, जैसा कि चित्र 9.4 भाग ए में बताया गया है। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके, जैसा कि चित्र 9.4 भाग बी में बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें, जैसा कि चित्र 9.4 भाग सी में बताया गया है। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें, जैसा कि चित्र 9.4 भाग डी में बताया गया है। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए, जैसा कि चित्र 9.4 भाग ई में बताया गया है। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। यहां पृष्ठ 104 पर चित्र 9.4 में मृदा से कार्य करना बताया गया है। बूझो कहता है, मैं जानना चाहता हूं मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियां आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। पृष्ठ 105 9.4 मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए
अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्त्रवण दर। बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने पाया कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। बूझो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें। दलों के नाम ए, बी और सी रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे टिन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें। यदि पीवीसी पाइप जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। यहां पृष्ठ 105 पर चित्र 9.5 में अंतःस्त्रवण दर को मापना बताया गया है। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें, जैसा कि चित्र 9.5 में दिया गया है। पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए। 200 मिलीलीटर जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 मिलीलीटर की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्त्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। ये ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 मिलीलीटर जल के मृदा में अंतःस्त्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्त्रवण दर की गणना यहां दिए गए सूत्र के द्वारा कीजिए। जैसे अंतःस्त्रवण दर मिलीलीटर प्रति मिनट बराबर जल की मात्रा मिलीलीटर में बटे अंतःस्त्रवण अवधि मिनट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 मिलीलीटर जल के अंतःस्त्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतःस्त्रवण दर बराबर 200 मिलीलीटर बटे 20 मिनट बराबर 10 मिलीलीटर प्रति मिनट। पृष्ठ 106। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्त्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्त्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्त्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। 9.5 मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने पाया होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए। इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए, जैसा कि चित्र 9.6 में दिया गया है। आइए हम समझते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। यहां पृष्ठ 106 पर चित्र 9.6 में क्वथन नली का प्रयोग करके
मृदा में से नमी हटाने का चित्र दिया हुआ है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें समझ में आती हैं? यदि हाँ, तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.6 प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र पर डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वो रिस कर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। पृष्ठ 107। यहाँ पृष्ठ 107 पर चित्र 9.7 दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से मृदा में जल के अवशोषण को बताया गया है। यहाँ एक बीकर, ड्रॉपर, कीप और फिल्टर पत्र की सहायता से इस क्रियाकलाप को पूरा किया गया है। मृदा का द्रव्यमान भार बराबर 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन बराबर UmL यानी मिलीलीटर। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन बराबर VmL। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन बराबर U घटा V ml। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान बराबर U घटा V ग्राम। 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। इस तरह अवशोषित जल का प्रतिशत बराबर U घटा V बटे 50 गुणा 100 होगा। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्त्रवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्त्रवण दर सबसे कम है? बूझों ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्त्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्त्रावित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? ग्राम, जी और किलोग्राम kg वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है।
द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, ये आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। 9.7 मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवी यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायवी कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृण्मय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दुमट अथवा दुमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। पृष्ठ 108। गेहूं जैसी फसलें महीन मृण्मयी मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वो ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहां की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। यहां सारणी 9.2 दी गई है। इस सारणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग का शीर्षक है मृदा का प्रकार, दूसरे भाग का शीर्षक है उगाई जाने वाली फसल। उदाहरण के लिए पहले मृदा के प्रकार में लिखा है मृण्मय और मृण्मय मृदा के प्रकार में उगाई जाने वाली फसल लिखी है गेहूं। बाकी 2 जगह खाली हैं। आपको इनमें 2 मृदा के प्रकार लिखने हैं और उन प्रकारों में उगाई जाने वाली फसलों के नाम। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्त्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। पहेली कहती है, अंतःस्त्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? बूझो, लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो। पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यहाँ एक केस अध्ययन दिया गया है। जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे, जैसा कि चित्र 9.8 में दिया गया है। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन कहता है, आप मिट्टी कहां से लाए थे? दादा बोले, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा ने कहा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा बोले, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंध लिया जाता है। गूंधी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित यानी मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। रशीदा ने पूछा, मृदा में घोड़े की लीद
क्यों मिलाई जाती है? दादा बोले, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतःस्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ पाता है। वहां से ये वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पृष्ठ 108 पर चित्र 9.8 में मिट्टी के बर्तन को बनाने की प्रक्रिया दी गई है। इस चित्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पृष्ठ 109। मृदा अपर्दन। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहां की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रमुख शब्द: मृण्मय, ह्यूमस, दुमटी, अंतःस्त्रवण, आर्द्रता, बलुई, जलधारण, संस्तर स्थिति, अपर्दन, मृदा परिच्छेदिका। मृत्तिका। आपने क्या सीखा? मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती हैं: मृण्मय, दुमटी, बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्त्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। ये दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृण्मय मृदा में सबसे कम होती है। पृष्ठ 110। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी और दुमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दुमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। अभ्यास: प्रश्न 1 और 2 में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। 1. शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं: क. वायु और जल, ख. जल और पादप, ग. खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, घ. जल, वायु और पादप। 2. जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है: क. बलुई मृदा में, ख. मृण्मय मृदा में, ग. दुमटी मृदा में, घ. बालू और दुमट के मिश्रण में। 3. कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। कॉलम ए: क. जीवों को आवास देने वाली, ख. मृदा की ऊपरी परत, ग. बलुई मृदा, घ. मृदा की मध्य परत और च. मृण्मय मृदा। कॉलम बी में दिए गए गुण हैं: 1. बड़े कण, 2. सभी प्रकार की मृदा, 3. गहरे रंग की, 4. सघन छोटे कण और 5. ह्यूमस की कम मात्रा। पृष्ठ 111 है। 4. समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। 5. मृण्मय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। 6.
मृण्मय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। 7. मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। 8. रजिया ने खेत में अंतःस्त्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 मिलीलीटर यानी ml जल को अंतःस्त्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःस्त्रवण दर परिकलित कीजिए। 9. समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। 10. यहाँ दी गई वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। दिए गए संकेत हैं सीधे 1. इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। 2. इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। 4. इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। 5. मृदा परिच्छेदिका की परत। 8. वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। 9. इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। 10. किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता। पृष्ठ 112 है। वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे की ओर दिए गए संकेत हैं 2. भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है। 3. पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव। 6. मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया। 7. किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. बूझो कच्ची और पकी हुई मृदा के बीच के अंतर को जानना चाहता है। पता लगाइए कि मटका बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा से किस प्रकार भिन्न होती है। 2. पहेली के घर के सामने ईंट का भट्टा है जहां ईंटें बनती थीं। भट्टे में से बहुत अधिक धुआं निकलता था। उसे बताया गया था कि पॉटरी, मूर्तियां और ईंटें बनाने के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता की चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसने पाया कि इमारतों के निर्माण के लिए ट्रक भर भर कर ईंटें लाई जाती हैं। उसे आशंका है कि इस दर से ईंटों का निर्माण करने से यहाँ मिट्टी नहीं बचेगी। क्या उसकी आशंका उचित है? इस समस्या के बारे में अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाइए। 3. मृदा के एक नमूने में आर्द्रता की मात्रा का पता लगाने का प्रयास कीजिए। एक विधि यहां दी गई है। क्रियाकलाप: 100 ग्राम मृदा लीजिए। मृदा को तौलने के लिए किसी दुकानदार से सहायता लें। इसे धूप में एक समाचार पत्र पर फैलाकर रख दें और 2 घंटे तक सूखने दें। इस क्रियाकलाप को दोपहर में करना सबसे अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि मृदा समाचार पत्र से बाहर ना गिरे। इसे सुखाने के बाद पुनः इसको तौलिए। सुखाने से पहले और उसके बाद मृदा के भार में अंतर से आपको 100 ग्राम मृदा में आर्द्रता या नमी की मात्रा मालूम हो जाएगी। इसे आर्द्रता की प्रतिशत मात्रा भी कहते हैं। मान लीजिए कि शुष्कन के बाद मृदा के नमूने का भार 10 ग्राम कम हो गया, तो मृदा में आर्द्रता का प्रतिशत बराबर आर्द्रता का भार ग्राम में बटे मृदा के नमूने का मूल भार ग्राम में गुणा 100। पृष्ठ 113 है। इस उदाहरण में मृदा में आर्द्रता का प्रतिशत बराबर 10 गुणा 100 बटे 100 बराबर 10%। क्या आप जानते हैं, उत्तर भारत की अनेक नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये नदियां अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जिनमें गाद, मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी सम्मिलित हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती हैं।
ये मृदा बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसी के साथ 18 पाठों की